तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द पेरेंट ट्रैप नाम की इस मूवी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल इसकी बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द पेरेंट ट्रैप 1998 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नैन्सी मेयर्स ने किया है। यह उनकी पहली फीचर निर्देशन फिल्म थी और इसका निर्माण मेयर्स के तत्कालीन पति चार्ल्स शायर ने किया था। फिल्म में डेनिस क्वेड, नताशा रिचर्डसन और लिंडसे लोहान ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया है। कथानक एक समान जुड़वां बच्चों के जोड़े पर केंद्रित है जो जन्म के समय अलग हो गए हैं और समर कैंप में संयोग से मिलने पर अपने तलाकशुदा माता-पिता को फिर से मिलाने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। द पेरेंट ट्रैप 1961 में इसी नाम की फिल्म का रीमेक और लीगेसी सीक्वल है और एरिच कास्टनर के 1949 के जर्मन बच्चों के उपन्यास लिसा एंड लोटी दास डॉपेल्टे लोटचेन का रूपांतरण है। डेविड स्विफ्ट, जिन्होंने मूल 1961 की फिल्म की पटकथा लिखी थी, मुख्य फोटोग्राफी कैलिफोर्निया और लंदन दोनों में सिनेमेटोग्राफर डीन कुंडे के साथ हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान संपादन स्टीफन ए रोटर द्वारा पूरा किया गया और स्कोर एलन सिल्वेस्ट्री द्वारा तैयार किया गया। फिल्म में लोहान की दोहरी भूमिका को सहज बनाने के लिए विशेष प्रभावों का उपयोग किया गया, जिसमें कई शॉट्स के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोग्राफी और कंपोजिंग के दौरान व्यापक योजना और सटीक निष्पादन की आवश्यकता थी। पेरेंट ट्रैप का प्रीमियर लॉस एंजिल्स में 20 जुलाई 1998 को हुआ, इससे पहले कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 जुलाई 1998 को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को बुएना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने $15 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 92.1 मिलियन की कमाई की। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से लोहान के प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने 1999 में 20वें यूथ इन फिल्म अवार्ड्स में फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड, अग्रणी युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। द पेरेंट ट्रैप में लोहान के प्रदर्शन को व्यापक रूप से फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कथानक 1986 में अमेरिकी वाइन उत्पादक निकोलस निक पार्कर और ब्रिटिश वेडिंग गाउन डिजाइनर एलिजाबेथ लिज जेम्स मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। वे अंततः क्वीन एलिजाबेथ II पर एक क्रूज के दौरान शादी कर लेते हैं। लिज जुड़वा बेटियों एनी और हैली को जन्म देती है, लेकिन वह और निक जल्द ही तलाक ले लेते हैं और दोनों एक बेटी की कस्टडी अपने पास ले लेते हैं। निक हैली को कैलिफोर्निया के नापा में अपने अंगूर के बाग में पालता है, जबकि लिज एनी को इंग्लैंड के लंदन में पालती है। 12 साल बाद 1998 में संयोग से जुड़वा बहनों को मेन के एक ही ऑल गर्ल्स समर कैंप वाल्डेन में भेजा जाता है। एनी और हैली पहली बार एक तलवारबाजी मैच के अंत में मिलते हैं, जब वे अपने मुखौटे हटाते हैं और देखते हैं कि वे बिल्कुल एक जैसी दिखती है। जुड़वा बहनों के बीच एक हास्यास्पद दुश्मनी एक शरारत युद्ध की ओर ले जाती है, जो तब समाप्त होती है जब कैंप के सलाहकार हैली के जाल में फंस जाते हैं और जुड़वा बहनों को अन्य लड़कियों से अलग करने का फैसला करते हैं। एक आइसोलेशन केबिन में साथ साथ रहते हुए एनी और हैली को पता चलता है कि वे एक ही दिन पैदा हुई थीं और दोनों के पास अपने माता-पिता की फटी हुई शादी की तस्वीर का आधा हिस्सा है। यह जानकर खुशी होती है कि वे जुड़वां बहनें हैं। वे अपने माता-पिता के बीच सुलह करवाने और फिर से शादी करने की योजना बनाती है। प्रत्येक जुड़वा एक दूसरे को अपना रूप धारण करने के लिए प्रशिक्षित करती है, जिसका उद्देश्य समर कैंप के अंत में स्थान बदलना है। लंदन में हैली की मुलाकात लिज, परिवार के बटलर मार्टिन और उसके नाना चार्ल्स से होती है, जबकि एनी की मुलाकात कैलिफोर्निया में निक और उनके परिवार की नानी चेसी से होती है। एनी को बहुत निराशा होती है जब उसे पता चलता है
कि निक की सगाई सैन फ्रांसिस्को की 26 वर्षीय सोने की खुदाई करने वाली प्रचारक मेरेडिथ ब्लेक से हो चुकी है। मेरेडिथ हैली के प्रति दोस्ताना व्यवहार करती है, लेकिन वह अपने ड्राइवर को बताती है कि वह शादी के बाद उसे टिम्बक्टू के बोर्डिंग स्कूल में भेजने की योजना बना रही है। एनी हैली को फोन करती है और निक और मेरेडिथ को अलग करने की कोशिश करने के लिए लिज को कैलिफोर्निया लाने के लिए उससे विनती करती है, लेकिन हैली मना कर देती है क्योंकि वह लिज के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती है। चेसी द्वारा हैली के व्यवहार में परिवर्तन देखे जाने के बाद एनी चेसी के सामने अपनी पहचान कबूल करती है और चेसी निक से इसे गुप्त रखने के लिए सहमत होती है। एनी के साथ फोन पर निक की मेरेडिथ से होने वाली शादी के बारे में चर्चा करते समय हैली को चार्ल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे लिज को सच्चाई बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने के बाद लिज इस तथ्य से हैरान लेकिन उत्साहित है कि वह शिविर के अंत से ही हैली के साथ है और वे दोनों जुड़वा बच्चों की संयुक्त हिरासत प्रत्येक माता-पिता के बीच स्थापित करने के लिए कैलिफोर्निया की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। मार्टिन और चेसी की मदद से जुड़वा बच्चे कैलिफोर्निया के स्टैफोर्ड होटल में निक और लिज के बीच एक मुलाकात की व्यवस्था करते हैं। लिज से फिर से मिलने पर निक को पता चलता है कि कैंप के अंत से ही एनी उसके साथ है। लिज मेरेडिथ से भी मिलती है और निक के साथ उसकी सगाई के बारे में जानती है। एनी और हैली, चेसी और मार्टिन की मदद से एक नौका पर डिनर की व्यवस्था करके उस रात को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं जब उनके माता-पिता मिले थे। निक और लिज अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, जो तब हुआ जब लिज एक लड़ाई के बाद भाग गई। उसे गुप्त रूप से उम्मीद थी कि निक उसका पीछा करेगा। वे एनी और हैली की साझा कस्टडी पर सहमत होते हैं, लेकिन फिर से एक नहीं होने का फैसला करते हैं। लिज अगले दिन एनी के साथ लंदन वापस जाने की योजना बनाती है, लेकिन जुड़वा बच्चे यह बताने से इनकार कर देते हैं कि कौन कौन है जब तक कि पूरा परिवार कैंपिंग ट्रिप पर न जाए। लिज जोर देती है कि मेरेडिथ उसकी जगह जाए ताकि वह निक से शादी करने से पहले जुड़वा बच्चों से परिचित हो सके। यात्रा के दौरान जुड़वा भाई बहन मेरेडिथ के साथ कई शरारतें करते हैं, जिससे वह गुस्से में आकर निक से मांग करती है कि वह या तो उसे चुने या फिर उन्हें। आखिरकार मेरेडिथ का असली स्वभाव देखकर निक उससे रिश्ता तोड़ लेता है। कैंपिंग ट्रिप के बाद निक और लिज को एहसास होता है कि वे अभी भी प्यार में हैं, लेकिन वे अलग-अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने जुड़वा भाई बहनों के साथ रहता है। जब लिज और एनी लंदन लौटते हैं, तो वे निक और हैली को पाते हैं, जिन्होंने कॉनकॉर्ड पर उड़ान भरी थी। निक कहता है कि वह फिर से लिज के पीछे न जाने की वही गलती नहीं करना चाहता और वे एक दूसरे को चूमते हैं। अंतिम क्रेडिट से पता चलता है कि लिज और निक ने दोबारा विवाह कर लिया है। एनी और हैली उनकी दुल्हन की सहेलियां है और चेसी और मार्टिन की सगाई हो गई है। होम मीडिया। पेरेंट ट्रैप मूल रूप से 8 दिसंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में VHS पर रिलीज किया गया था। 20वीं वर्षगांठ संस्करण ब्लूरे को 24 अप्रैल 2018 को डिज्नी मूवी क्लब एक्सक्लूसिव के रूप में रिलीज किया गया था। 46 यह फिल्म डिज्नी प्लस पर लॉन्च टाइटल के रूप में भी उपलब्ध थी। 47 पुनर्मिलन और भविष्य। 21 फरवरी 2018 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने अफवाहों की सूचना दी कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए विशेष सामग्री के रूप में विकास के लिए कई शीर्षकों के रीबूट पर विचार किया जा रहा था, जिसमें द पेरेंट ट्रैप घोषणा में नामित परियोजनाओं में से एक था। 20 जुलाई 2020 को केटी कॉरिक ने फिल्म की 22वीं सालगिरह पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वर्चुअल कास्ट रियूनियन का संचालन किया। 49 लिंडसे लोहान, डेनिस क्वेर, एलेन हेंड्रिक्स, लिसा एन वाल्टर, साइमन कुंज, नैन्सी मेयर्स और चार्ल्स शायर सभी ने वीडियो चैट में भाग लिया। 50 कोविड-19 महामारी के दौरान एक चैरिटी फंडरेजिंग प्रयास रियूनियन स्पेशल ने शेफ जोस एंड्रेस के गैरलाभकारी संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए धन जुटाने में मदद की। 51
52। इसके बाद क्वैड ने अगले दिन अपने पॉडकास्ट द डेनिसेंस पर रियूनियन का एक विस्तारित संस्करण जारी किया। 53। मार्च 2025 में क्वैड ने सीक्वल की संभावना को संबोधित करते हुए कहा कि 2009 में रिचर्डसन के निधन से पहले इसके बारे में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन अब ऐसा करना असंभव होगा। आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसके लिए दिल होगा। शायद एक दिन दूसरी पीढ़ी के लिए एक और संस्करण बनाया जाएगा। हम सभी अभी भी नताशा को याद करते हैं। बॉक्स ऑफिस। फिल्म का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 20 जुलाई 1998 को हुआ। 25। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के 2,247 सिनेमाघरों में 11,148, 497 की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर सेविंग प्राइवेट रेयान के बाद 2 स्थान पर रही। 26। अपने रन के अंत तक द पेरेंट ट्रैप ने घरेलू स्तर पर 66, 308, 518 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25, 800, 000 की कमाई की। कुल मिलाकर दुनिया भर में 92, 108, 518 की कमाई हुई। 5। यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 11 दिसंबर 1998 को रिलीज हुई और रश ऑवर और द मास्क ऑफ जोरो के बाद 3 पर खुली। 27। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रिलीज होने पर द पेरेंट ट्रैप को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 28, 29, 30 समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 54 समीक्षाओं के आधार पर 87% की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी, जिसमें औसत रेटिंग 6.910 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति बताती है। लेखक निर्देशक नैन्सी मेयर्स 1961 की मूल फिल्म के विजी फॉर्मूले को लेती है और इसे एक मिलनसार आधुनिक स्पिन देती है, जबकि युवा स्टार लिंडसे लोहान अपनी ब्रेकआउट भूमिका में चमकती है। 31। मेटाक्रिटिक ने 19 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 63 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 32। सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 33। जीन सिस्केल और रोजर एबर्ट ने इस फिल्म को 3-3 स्टार दिए। 34। आलोचकों ने विशेष रूप से लोहान के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 28। 29 आलोचक केनेथ तुरान ने लोहान को इस फिल्म की आत्मा उतनी ही कहा जितनी हेले मिल्स मूल फिल्म की थीं, और आगे कहा कि वह 2 अलग-अलग व्यक्तित्वों को बनाने में अपनी पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक कुशल है। 35 लोहान ने फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीता। 36 37 2021 में एक साक्षात्कार में मूल फिल्म की स्टार हेले मिल्स ने कहा, यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने की थी और फिर भी वैसी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यह वाकई अच्छी थी। उन्होंने लोहान के अभिनय की भी प्रशंसा की और उन्हें उत्कृष्ट बताया। नैन्सी जेन मेयर्स, जन्म 8 दिसंबर 1949, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया है। उन्हें प्राइवेट बेंजामिन 1980 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2 उनकी फिल्म बेबी बूम 1987 को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, संगीत या हास्य के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3 उन्होंने फादर ऑफ द ब्राइड 1991, फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 1995 का सहलेखन किया और द पेरेंट ट्रैप 1998, व्हाट वीमेन वांट 2000, समथिंग्स गॉट्टा गिव 2003, द हॉलिडे 2006। मेयर्स का विवाह फिल्म निर्माता चार्ल्स शायर से हुआ था, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, जिनमें फिल्म निर्माता हैली मेयर्स शायर भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मेयर्स का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। 5 उनके पिता इरविंग मेयर्स एक वोटिंग मशीन निर्माता के कार्यकारी थे। उनकी मां पेट्रिसिया मेयर्स नी लेमिश
6. एक इंटीरियर डिजाइनर थीं जिन्होंने हेड स्टार्ट प्रोग्राम और होम फॉर द ब्लाइंड के साथ एक स्वयंसेवक के रूप में भी काम किया था। 7. दो बेटियों में से छोटी, मेयर्स का पालन पोषण ड्रेक्सेल हिल क्षेत्र में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 8. 12 साल की उम्र में नाटककार मॉस हार्ट की आत्मकथा एक्ट 1 पढ़ने के बाद मेयर्स को थिएटर में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने स्थानीय स्टेज प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू कर दिया। पटकथा लेखन में उनकी रुचि तब तक नहीं उभरी जब तक उन्होंने 1967 में माइक निकोल्स की फिल्म द ग्रेजुएट नहीं देखी। 8. मेयर्स ने पेंसिल्वेनिया के लोअर मेरियन टाउनशिप में लोअर मेरियन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 9. 1970 में मेयर्स ने पत्रकारिता में डिग्री के साथ अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 10. 11. आजीविका कॉलेज से स्नातक होने के बाद मेयर्स ने फिलाडेल्फिया में सार्वजनिक टेलीविजन में 1 साल काम किया। जब वह 22 साल की थी तो मेयर्स लॉस एंजल्स चली गईं, अपनी बहन सैली के साथ कोल्डवाटर कैनियन क्षेत्र में रहने लगीं। 8. उन्हें जल्द ही सीबीएस गेम शो द प्राइस इज राइट में प्रोडक्शन असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। 4. 7. लोकप्रिय टीवी शो द मैरी टायलर मूर शो से प्रेरित होकर मेयर्स ने फैसला किया कि वह लिखना चाहती थीं। अंततः उन्हें एक कहानी संपादक के रूप में काम मिला जहां उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कवरेज लिखी और निर्माताओं द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं पर पटकथा लेखकों के साथ काम किया। जिन कंपनियों में उन्होंने काम किया उनमें से एक निर्माता रे स्टार्क की कंपनी रेस्टार थी। 9. उसने वहां से काम किया और अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगी। 4. लॉस एंजल्स आने के 2 साल बाद मेयर्स पटकथा लेखन में करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने में सक्षम हुई और फिल्म निर्माण की कक्षाएं ली जहां वह मार्टिन स्कोर्सेसे जैसे निर्देशकों से जुड़ी। 8. खुद का समर्थन करने के लिए उन्होंने एक डिनर पार्टी के लिए बनाए गए केक पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद एक छोटा सा चीज केक व्यवसाय शुरू किया। 7. मेयर्स को अंततः फिल्म निर्माता रे स्टार्क ने एक कहानी संपादक के रूप में काम पर रखा। 1980 के दशक 1970 के दशक के उत्तरार्ध में मेयर्स ने चार्ल्स शायर के साथ काम करना शुरू किया जब वह मोटाउन में फिल्म डिवीजन में एक कहानी संपादक थीं। यह जोड़ी दोस्त बन गई और हार्वे मिलर के साथ मिलकर कॉमेडी प्राइवेट बेंजामिन 1980 की पटकथा तैयार की। यह एक बिगड़ैल युवती के बारे में फिल्म थी जो अपने पति की शादी की रात सेक्स के दौरान मौत के बाद अमेरिकी सेना में शामिल हो जाती है। 7. फिल्म में अभिनेत्री गोल्डी हॉर्न ने अभिनय किया, जिन्होंने मेयर्स और शायर के साथ मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया। यह हॉर्न का एजेंट था जिसने वार्नर ब्रदर्स के कार्यकारी रॉबर्ट शापिरो को स्क्रिप्ट खरीदने के लिए राजी किया, जब व्यावहारिक रूप से हर किसी ने इसे ठुकरा दिया था। हर कोई एक से अधिक बार मेयर्स के अनुसार। 7. मेयर्स ने बताया कि फिल्म को बनाना कितना कठिन था। उन्होंने कहा, हॉलीवुड के हर एक स्टूडियो ने इसे पढ़ा और इसे पास कर दिया। एक स्टूडियो ने गोल्डी को बुलाया और कहा, अगर आप यह फिल्म बनाते हैं तो यह करियर खत्म कर देगी। 12. उस समय की पारंपरिक समझ के विपरीत कि बिना किसी पुरुष स्टार के महिला लीड वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जहर होती है, प्राइवेट बेंजामिन वर्ष 1980 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसने कुल मिलाकर लगभग $70 मिलियन की कमाई की। इसे सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 13. जैसा कि हॉर्न और उनकी सहकलाकार एलिन ब्रेनन को उनके प्रदर्शन के लिए नामित किया गया था। 14. और टीम को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार मिला। 7. इसके अलावा फिल्म ने एक समान शीर्षक वाली अल्पकालिक लेकिन गोल्डन ग्लोब विजेता टेलीविजन श्रृंखला को जन्म दिया, जो 1981 से 1983 तक प्रसारित हुई। मेयर्स और शायर की अगली परियोजना इरेकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस 1984 ने शायर के निर्देशन की शुरुआत की। शेली लॉन्ग और रयान ओनील ने एक हॉलीवुड जोड़े की भूमिका निभाई, जिनकी सफलता के प्रति जुनून उनकी बेटी के साथ उनके रिश्ते को नष्ट कर देता है, जिसका किरदार 8 वर्षीय ड्रू बैरीमोर ने निभाया है।
आलोचकों द्वारा मिश्रित स्वागत के साथ जारी, यह सहयोग 12.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ एक मध्यम बॉक्स ऑफिस बन गया। 16 लेकिन लॉन्ग और बैरीमोर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन सहित कई गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किए। 17 1984 में ही मेयर्स, शायर और मिलर ने प्रोटोकॉल लिखा, गोल्डी हॉर्न अभिनीत एक और कॉमेडी, जिसमें उन्होंने एक कॉकटेल वेट्रेस की भूमिका निभाई। 18 हॉर्न को कथित तौर पर उनकी पटकथा पसंद नहीं आई और उन्होंने एक बड़े बदलाव के लिए बक हेनरी को काम पर रखा, जिससे तीनों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता में जाना पड़ा। 19 जबकि न तो मेयर्स और न ही शायर फिल्म के निर्माण या निर्देशन में शामिल हुए, इसने बॉक्स ऑफिस पर इर्रेकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर 26.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। 20 मेयर्स अंतः बेबी बूम 1987 के साथ निर्माण में लौट आईं, जो न्यूयॉर्क शहर की एक महिला कार्यकारी के बारे में एक फिल्म थी, जो अचानक अपने दूर के चचेरे भाई की 14 महीने की बेटी की अभिभावक बन जाती है। इस फिल्म ने डायने कीटन के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया। परियोजना के लिए उत्प्रेरक उन स्थितियों की एक श्रृंखला थी जो मेयर्स और शायर और उनके दोस्तों ने एक सफल करियर और बढ़ते परिवार के साथ जीवन का प्रबंधन करते हुए अनुभव की थी। 19 बेबी बूम को आलोचकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। इसे बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 21 22 और अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने 1.6 मिलियन डॉलर की सम्मानजनक कमाई की और अपने पूरे रन में लगभग $26.7 मिलियन की कमाई की। ज्यादातर इसके अंतर्राष्ट्रीय रन से हुई। 43 फिल्म ने चिक फ्लिक श्रेणी में 2007 टीन चॉइस अवार्ड जीता। 44 2009 में मेयर्स की इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलीज हुई। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने एक सफल बेकरी मालिक और 3 बच्चों की सिंगल मां की भूमिका निभाई, जो अपने पूर्व पति एलेक बाल्डविन द्वारा निभाए गए किरदार के साथ तलाक के 10 साल बाद एक गुप्त संबंध शुरू करती है, केवल खुद को किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित पाती है। उसका वास्तुकार एडम स्टीव मार्टिन द्वारा चित्रित। 45 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने आकर्षक कलाकारों के बढ़िया काम के बावजूद इसे अनुमानित घोषित किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिसमस के दिन रिलीज होने पर यह मेयर्स के लिए एक और व्यावसायिक हिट बन गई। यह छुट्टियों के दौरान और जनवरी 2010 तक अच्छा चला, अंततः 1 अप्रैल को 112.7 मिलियन डॉलर के साथ बंद हुआ। 46 इट्स कॉम्प्लिकेटेड ने मेयर्स को 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाए, जिसमें बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी और बेस्ट स्क्रीनप्ले शामिल है। 2010 के दशक 2012 में यह घोषणा की गई थी कि मेयर्स द चेल्सी का निर्देशन करने की योजना बना रहे थे, जो न्यूयॉर्क के चेल्सी अपार्टमेंट में सेट एक कलाकारों की टुकड़ी वाली ड्रामा थी। बेटी हैली मेयर्सशायर की पटकथा पर आधारित, इसमें फेलिसिटी जोन्स को अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। 47 हालांकि यह परियोजना अमल में नहीं आ सकी क्योंकि मेयर्स द इंटर्न 2015 के लिए अपनी पटकथा भी पूरी कर रही थी, जो एक फैशन आधारित ई-कॉमर्स कंपनी के संस्थापक के बारे में एक कॉमेडी थी, जो एक सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के लिए सहमत होता है, जहां वरिष्ठ लोग फर्म में इंटर्नशिप करेंगे। 48 49 मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स में स्थापित, बाद में टीना फे और माइकल केन को मुख्य भूमिकाओं में दिखाने की उम्मीद थी। जब बजट तय नहीं हो सका, तो मेयर्स 50 वार्नर ब्रदर्स को सौंपे जाने पर फे को रीज विदरस्पून द्वारा संलग्न स्टार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि बाद में शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण विदरस्पून ने फिल्म छोड़ दी। 50 2014 में एनी हैथवे और रॉबर्ट डी नीरो ने उनकी और केन की जगह ली। 51 सितंबर 2015 में मेयर्स ने घोषणा की कि उनकी अगली स्वनिर्देशित परियोजना में उन्हें स्टीव मार्टिन के साथ फिर से काम करते हुए देखा जाएगा। 52 उन्होंने होम अगेन 2017 में एक निर्माता के रूप में भी काम किया,
जो उनकी बेटी हैली मेयर्सशायर की निर्देशन की पहली फिल्म थी जिसमें रीज विदरस्पून ने अभिनय किया था। 53 2020 का दशक। सितंबर 2020 में नैन्सी मेयर्स ने घोषणा की कि फादर ऑफ द ब्राइड की पहली 2 फिल्मों का अनुसरण किया जा रहा है। पहला टीजर ट्रेलर 23 सितंबर को रिलीज किया गया था, जिसका आधिकारिक पूर्वावलोकन अगले दिन जारी किया गया था। मिनी सीक्वल मेयर्स द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, जिसमें मैटी बैंक्स के अनुरोध पर जूम पर एक पारिवारिक पुनर्मिलन शामिल था, और इसमें 2020 के लिए जॉर्ज बैंक्स की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया था। स्टीव मार्टिन, डायने कीटन, किम्बरली विलियम्स पेस्ले, कीरन कल्किन, जॉर्ज न्यूबर्न और मार्टिन शॉर्ट ने अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जिसमें एलेक्जेंड्रा शिप और रॉबर्ट डी नीरो शामिल हुए। यह फिल्म वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी को लाभान्वित करेगी, जो कोरोनावायरस महामारी के दौरान पीड़ित परिवारों और बच्चों का समर्थन करेगी। फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 3 इश 25 सितंबर 2020 को विशेष रूप से नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया गया था, जबकि सेवा के यूट्यूब और फेसबुक पेजों पर भी स्ट्रीमिंग की गई थी। अप्रैल 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि मेयर स्ट्रीमिंग सेवा के लिए एक नई फीचर फिल्म लिखेंगे, निर्देशित करेंगे और उसका निर्माण करेंगे, जो एक शीर्षकहीन कॉमेडी है। 55 मार्च 2023 में यह बताया गया कि पेरिस पैरामाउंट के कामकाजी शीर्षक के तहत फिल्म नेटफ्लिक्स पर आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि स्टूडियो ने $150 मिलियन के अनुरोधित उत्पादन बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 57 कुछ दिनों बाद वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने इस परियोजना को हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की, इस संभावना के साथ कि अगर फिल्म को उठाया जाता तो उस गर्मी में इसका निर्माण शुरू हो। निर्देशन शैली और प्रभाव। मेयर्स 1930 और 1940 के दशक की स्क्रूबॉल कॉमेडीज को अपना मुख्य प्रभाव मानती है। 7 उनकी फिल्में अक्सर व्यक्तिगत और पेशेवर के बीच संघर्ष का सामना करने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित होती है। मेयर्स की फिल्में पुरुष नज़र को पुनर्निर्देशित करने और इसके बजाय महिला नज़र से पुरुष लीड के बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जानी जाती है। 7 मेयर्स आमतौर पर 1 साल लेखन में बिताती है, उसके बाद 6 महीने फिल्मांकन और 6 महीने संपादन में बिताती है। उन्हें अपनी फिल्मों पर अंतिम कट विशेषाधिकार प्राप्त है, जो प्रमुख अमेरिकी स्टूडियो के साथ काम करने वाले निर्देशकों के लिए असामान्य है। 7 मेयर्स को एक विस्तारोन्मुख निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जो दृश्यों के कई टेक शूट करती है और अपनी फिल्मों के सौंदर्य विवरणों को डिजाइन करने में सावधानीपूर्वक शामिल होती है। 7 मेयर्स अपनी फिल्म के सेट को अपनी फिल्मों में एक चरित्र के रूप में कार्य करने के लिए मानती है। 4 मेयर्स की नायिकाएं अक्सर समृद्ध होती है और आलीशान घरों में रहती है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसका उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि वे सफल महिलाएं हैं जो अपने लिए सुंदर, आरामदायक स्थान बनाने का जोखिम उठा सकती है। 61 उनकी फिल्मों में रसोई के असाधारण डिजाइन और सजावट ने मीडिया का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। 61 स्वागत। शिक्षाविद और लेखिका डेबोरा जर्मिन ने नैन्सी मेयर्स को हॉलीवुड की राज करने वाली रोमांटिक कॉमेडी क्वीन करार दिया है। 62 मेयर्स के काम की विद्वत्ता और आलोचना ने पोस्ट फेमिनिस्ट सौंदर्यशास्त्र और विचारधाराओं पर चर्चा की है जो उनकी फिल्मों में दिखाई देती है, जिसमें अमीर, सफल और स्वतंत्र महिलाएं अक्सर नायक की भूमिका निभाती है। बस्टल के लिए 2020 के एक लेख में डाना श्वार्ज ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा, जहां हॉलीवुड 40 से अधिक उम्र की महिलाओं को अलैंगिक बनाता है और उनका निपटान करता है, वहीं नैन्सी मेयर्स उनका जश्न मनाती है, उन्हें ऐसी महिलाओं के रूप में दिखाती है जिन्होंने अपने करियर को बर्बाद कर दिया है और आर्थिक रूप से इतनी स्थिर हो गई है कि वे संपत्ति के शानदार टुकड़े खरीद सकती है। 61 फिल्म विद्वान मिशेल श्रेबर का तर्क है कि रोमांस की कल्पना अपने आप में एक संतुष्टिदायक और वांछनीय वस्तु बन जाती है, लेकिन उनका कहना है कि एक सवाल यह है
कि क्या उनकी फिल्मों की शक्ति उनके पात्रों के भावनात्मक भूभाग और रोमांस से उत्पन्न होती है, या उनके मोहक, आनंददायक मिसेनसीन और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्ध्वगामी इच्छाओं से। 63 मेयर्स के 2009 के न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल में लेखिका डेफ्ने मर्किन बताती है कि उनकी फिल्मों में कभी-कभी साफ-सुथरी अवास्तविकता की गुणवत्ता होती है, जो उनके फिल्म निर्माण का वह पहलू है जो अक्सर कठोर आलोचना को आकर्षित करता है। 64 कुछ आलोचनाओं, उद्धरण वांछित ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नैन्सी मेयर्स की फिल्म में स्वतंत्र महिला का चरित्र हमेशा विषमलैंगिक, उच्च वर्ग और श्वेत के रूप में दिखाई देता है, जो उनके काम पर श्वेत नारीवाद के आरोप लगाता है। कटार्जीना पास्किविच का दावा है कि मेयर्स की अपने काम में एक खास, नारीवादी जगह बनाने की क्षमता, जबकि मुख्यधारा और यहां तक कि पुरुष दर्शकों को जो वे चाहते हैं प्रदान करना, उन्हें सबसे सफल व्यावसायिक महिला फिल्म निर्माता बनाता है। 65 पास्किविच का तर्क है कि मेयर्स की रोमकॉम शैली पर निर्भरता जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल और आत्मचिंतनशील हो सकती है। उदाहरण के लिए, द इंटर्न 2015 में जूल्स और बेन के बीच के रिश्ते को एक गैर रोमांटिक, अंतरपीढ़ीगत बनाकर कई पारंपरिक रोमकॉम ट्रॉप्स को फिर से तैयार किया गया है और फिर से कल्पना की गई है। फिल्म स्वतंत्र महिला आदर्श के साथ मोहभंग को भी उजागर करती है और विषमलैंगिक संबंधों में पेशेवर महिलाओं को परेशान करने वाली समस्याओं को सामने लाती है। इस प्रकार, समकालीन आरोपों के खिलाफ कि रोमकॉम शैली थकी हुई और अतिरंजित है, मेयर्स में शैली के ट्रॉप्स को पुनर्योजी, मूल तरीके से उपयोग करने की क्षमता है। पास्किविच के शब्दों में, यदि उत्तर नारीवादी मूल्यों ने 1990 और 2000 के दशकों को चिह्नित किया, तो मेयर्स पूछते प्रतीत होते हैं, आगे क्या है? 65 उद्योग पर प्रभाव। मेयर्स ने एक महिला फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म निर्माण उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें रोमांटिक कॉमेडी शैली और हॉलीवुड उद्योग में सबसे प्रभावशाली महिला फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। 66 यह उल्लेखनीय सेटों के साथ उनकी पहचानने योग्य निर्देशन शैली और अंतरिक्ष में महिला निर्देशकों की सीमित संख्या के कारण है। 7 वह 1930 के दशक से 500 से अधिक फिल्मों की अपनी सूची में से डिज्नी प्लस पर आने वाली केवल 36 महिला फिल्म निर्माताओं में से एक है। 68 रोमांटिक कॉमेडी शैली में मेयर्स की समग्र लोकप्रियता ने उनके काम को दर्शकों की पुरानी यादों के लिए महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता के रूप में कई बार उद्धृत किया है। 69 उनके बाद के कामों में स्क्रीन पर वृद्ध महिलाओं के उनके चित्रण ने शैली के भीतर अधिक लोकप्रियता पैदा की। 71 दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता के अलावा मेयर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिन अभिनेताओं के साथ काम किया है उन पर उनका प्रभाव पड़ा है। रीज विदरस्पून ने मेयर्स को विदरस्पून के अपने रचनात्मक प्रयासों में एक संसाधन के रूप में भी पहचाना है। 70 व्यक्तिगत जीवन। 1980 में मेयर्स और चार्ल्स शायर ने रोम में शादी की। वे 1976 से रिलेशनशिप में थे। 9 यह जोड़ी 1999 में अलग हो गई और आखिरकार तलाक हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं, एनी मेयर्सशायर 72 और हैली मेयर्सशायर, दोनों ने अपनी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई है। 73 28 फरवरी 2020 को मेयर्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलम मॉडर्न लव के हिस्से के रूप में अपनी तलाक के बाद की कहानी प्रकाशित की। 75 मेयर्स लॉस एंजल्स के ब्रेंटवुड पड़ोस में रहते हैं। डेविड डेव स्विफ्ट 27 जुलाई 1919 31 दिसंबर 2001 एक अमेरिकी पटकथा लेखक, एनिमेटर, निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें 1967 की फिल्म हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग के लेखन और निर्देशन के लिए जाना जाता है। स्विफ्ट ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक एनिमेटर और फिल्म निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने पोलियाना की कहानी को स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया और द पेरेंट ट्रैप 1961
लिखा और निर्देशित किया। जीवन और कैरियर। मिनियापोलिस में जन्मे स्विफ्ट के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे जो सॉसेज केसिंग बनाती थी। मंदी के बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और वॉल्ट डिज्नी के लिए काम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया के लिए एक मालगाड़ी पर सवार हो गए। लॉस एंजिल्स पहुंचने के बाद स्विफ्ट ने पैसे कमाने के लिए कई अजीबोगरीब काम किए, जिसमें वार्नर ब्रदर्स थिएटर में एक अशर के रूप में काम करना भी शामिल था। काम के बीच में उन्होंने कला विद्यालय में भाग लिया और रात में हॉलीवुड हाई स्कूल में भी गए। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1938 में वार्ड किम्बॉल के तहत एक सहायक एनिमेटर बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8वीं वायुसेना के साथ सेवा देने के बाद स्विफ्ट एक रेडियो और टेलीविजन लेखक बन गए। उन्होंने मिस्टर पीपर्स के निर्माता के रूप में प्रशंसा प्राप्त की। स्विफ्ट ने पोलिना 1960 के लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में डिज्नी में फिर से शामिल हो गए। इसके बाद द पेरेंट ट्रैप 1961 में काम किया। लव इज ए बॉल बनाने के बाद स्विफ्ट को कोलंबिया पिक्चर्स के लिए द इंटर्न्स, अंडर द यम यम ट्री और गुड नेबर सैम के लिए अनुबंधित किया गया। बाद के 2 जैक लेमन के साथ उन्होंने टीवी शो ग्रिंडल, कैंप रनमुक और आर्नी भी बनाए। स्विफ्ट 1977 में कैंडल शू लिखने के लिए डिज्नी में लौट आई। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने टेलीविजन के लिए एक लेखक और निर्देशक के रूप में काम किया। उनका अंतिम प्रोजेक्ट 1998 में द पेरेंट ट्रैप की रीमेक के लिए पटकथा थी, जिसमें लिंडसे लोहान, नताशा रिचर्डसन और डेनिस क्वेड ने अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन। डेविड स्विफ्ट अपने परिवार के साथ, पत्नी मिशेलिन स्विफ्ट और उनकी 2 बेटियां मिशेल और वेंडन, 1964। 1951 में स्विफ्ट ने अभिनेत्री मैगी मैकनामारा से शादी की। 3 बाद में उनका तलाक हो गया। 4 उन्होंने 1957 में मॉडल मिशेलिन स्विफ्ट से शादी की, जिनसे वे अपनी मृत्यु तक विवाहित रहे। इस जोड़े की 2 बेटियां थीं, मिशेल और वेंडन। मौत। 31 दिसंबर 2001 को स्विफ्ट की 82 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में सेंट जॉन हेल्थ सेंटर में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। कलाकार और पात्र। लिंडसे लोहान ने हैली पार्कर और एनी जेम्स की भूमिका निभाई है, जो 11 वर्षीय जुड़वां बहनें हैं जो जन्म के बाद अलग हो गई थीं। अपने माता-पिता के तलाक के बाद उन्हें एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में बिना किसी जानकारी के अलग-अलग पाला गया, जब तक कि वे संयोग से समर कैंप में नहीं मिल जातीं। हैली और एनी मूल फिल्म से सुसान एवर्स और शेरोन मैकेंड्रिक और मूल पुस्तक से लुइस पाल्फी और लोटी कॉर्नर पर आधारित है। एरिन मैके ने लोहान की डबल की भूमिका निभाई तथा उन दृश्यों में दोनों जुड़वां बहनों की भूमिका निभाई जहां वे एक साथ थीं। डेनिस क्वेड निक पार्कर के रूप में, हैली और एनी के पिता, एक अमीर अमेरिकी अंगूर के बाग के मालिक। वह मूल फिल्म के मिशेल मिच एवर्स और मूल पुस्तक के लुडविग पाल्फी पर आधारित है। नताशा रिचर्डसन एलिजाबेथ जेम्स के रूप में, हैली और एनी की मां, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वेडिंग गाउन डिजाइनर। वह मूल फिल्म की मार्गरेट, मैगी मैकेंड्रिक और मूल पुस्तक की लुइसेलोटे कॉर्नर पर आधारित है। एलेन हेंड्रिक्स मेरेडिथ ब्लेक के रूप में, सैन फ्रांसिस्को की एक 26 वर्षीय पब्लिसिस्ट जो केवल पैसे के लिए निक से शादी करने की योजना बना रही है। वह मूल फिल्म से विकी रॉबिन्सन और मूल पुस्तक से आयरीन गेरलाच पर आधारित है। लिसा एन वाल्टर चेसी के रूप में, निक की हाउसकीपर और हैली की नानी। वह लंबे समय से खुद को अजीब मानती थी और इसलिए योग्य कुंवारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा वांछनीय नहीं थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात मार्टिन से होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। चेसी को यह भी पता चलता है कि हैली वास्तव में एनी है। उसके अजीब व्यवहार को देखने के बाद, चेसी मूल फिल्म से वर्बेना और मूल पुस्तक से रेसी पर आधारित है। साइमन कुंज मार्टिन के रूप में,
जेम्स परिवार का बटलर जो अंततः चेसी से प्यार करने लगता है। वह मूल फिल्म में मैकेंड्रिक परिवार के ड्राइवर स्टैम्स पर आधारित है। पोली हॉलिडे मार्वा कुलप सीनियर के रूप में कैंप वाल्डेन की मालिक और निदेशक। वह मूल फिल्म की मिस इंच और मूल पुस्तक की श्रीमती मुथेसियस पर आधारित है। मैगी व्हीलर, मार्वा कुल्प जूनियर, मार्वा सीनियर की बेटी और सहायक। वह मूल फिल्म की मिस क्रूनेकर और मूल पुस्तक की मिस उल्रिके पर आधारित है। रॉनी स्टीवंस चार्ल्स जेम्स के रूप में एलिजाबेथ के अमीर पिता और हैली और एनी के नाना। जब वह हैली को एनी के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है तो वह उसे जगह बदलने के बारे में बताती है। चार्ल्स मूल फिल्म के चार्ल्स मैकेंड्रिक पर आधारित है। जोआना बार्न्स विकी ब्लेक के रूप में मेरेडिथ की माँ। वह मूल फिल्म की एडना रॉबिन्सन पर आधारित है। 1961 की फिल्म में जोआना विकी रॉबिन्सन थी। ऐसा लगता है कि मूल फिल्म की विकी रॉबिन्सन ने लेस ब्लेक से शादी की और उसने मेरेडिथ को जन्म दिया और उसकी बेटी ने रीमेक में अपनी मां की नीति को दोहराया है। जे. पैट्रिक मैककॉर्मैक, लेस ब्लेक, मेरेडिथ के पिता। हैली मेयर्सशायर, लिंडसे। कैट ग्राहम ने कैंप वाल्डेन में एनी की दोस्त जैकी की भूमिका निभाई है। वेंडेला किर्सेबॉम एलिजाबेथ जेम्स के स्टूडियो में एक फोटोशूट अनुक्रम के दौरान एक मॉडल के रूप में दिखाई देती है। मेयर्स और शायर की बेटियों, हैली मेयर्सशायर और एनी मेयर्सशायर, फिल्म में दिखाई देती है, जिन्हें क्रमशः लिंडसे और टॉवल गर्ल के रूप में श्रेय दिया जाता है। लोहान के भाई, माइकल, कैंप में लॉस्ट बॉय के रूप में श्रेय दिया जाता है। कैंप वाल्डेन में एक लड़के की भूमिका निभाते हैं, जिसे यह एहसास नहीं था कि वह एक ऑलगर्ल्स कैंप में जा रहा है। लोहान की मां, दीना, और अन्य भाई बहन एलियाना और डकोटा, सभी लंदन के हवाई अड्डे पर बिना श्रेय के कैमियो में दिखाई देते हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफ, उत्पादन, ढलाई। पेरेंट ट्रैप नैन्सी मेयर्स की निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। 1,500 से ज्यादा युवा अभिनेत्रियों ने हॉली और एनी की दोहरी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन टेप जमा किए थे। 7 मेयर्स इन भूमिकाओं को निभाने के लिए थोड़ी डायने कीटन की तलाश में थीं। 8 लिंडसे लोहान को भूमिकाओं में लिए जाने से पहले अभिनेत्रियां मारा विल्सन, स्कारलेट जोहानसन, मिशेल ट्रेचेनबर्ग और जेना मेलोन सभी ने दोहरी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया था या उनके नाम पर विचार किया गया था, जिसमें मेलोन ने कई बार भूमिकाएं ठुकरा दी थीं। 9 फिल्माने। मुख्य फोटोग्राफी 15 जुलाई 1997 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू हुई और 17 दिसंबर 1997 तक नापा वैली एवीए, सैन फ्रांसिस्को, लेक एरोहेड और लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में जारी रही। 10 कैंप वाल्डेन को कैलिफोर्निया के क्रेस्टलाइन में कैंप सीली के स्थान पर फिल्माया गया था। 11 पार्कर नॉल। फिल्म में पार्कर परिवार का अंगूर का बाग और निवास, स्टैगलिन फैमिली वाइनयार्ड में रदरफोर्ड, कैलिफोर्निया में स्थान पर फिल्माया गया था। 12 काल्पनिक स्टैफोर्ड होटल के बाहरी हिस्से को सैन फ्रांसिस्को में ट्रेजर आइलैंड के प्रशासन भवन में फिल्माया गया था। 13 जबकि कैलिफोर्निया के पासाडेना में द लैंगहेम हंटिंगटन में आंतरिक और पूल दृश्यों को कैलिफोर्निया के मरीना डेल रे। 15 फिल्म में जुड़वा बच्चों का नाम उनकी 2 बेटियों के नाम पर रखा गया है, जिनकी दोनों कैमियो भूमिकाएं हैं, और यह फिल्म हैली मेयर्सशायर को समर्पित है। 16 फिल्मांकन प्रक्रिया में लिंडसे लोहान द्वारा दोनों भूमिकाएं निभाने के दृश्य प्रभाव के लिए मोशन कंट्रोल फोटोग्राफी का उपयोग किया गया। 17 1990 के दशक। 1990 में मेयर्स और शायर ने पहली बार पहले की सामग्री पर काम करते हुए कीटन के साथ मिलकर 1950 की विंसेंट मिनेली की फिल्म फादर ऑफ द ब्राइड का रीमेक बनाया। स्टीव मार्टिन ने एक ऐसे पिता की भूमिका निभाई जो एक ही समय में अपनी बेटी और अपने बैंक खाते को खो देता है। उनके 1991 के संस्करण को आमतौर पर सकारात्मक स्वागत के साथ जारी किया गया था। यह दर्शकों के बीच हिट हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ी की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सफलता दुनिया भर में $90 मिलियन की कमाई हुई।
25 फिल्म का सीक्वल जो परिवार के विस्तार के इर्दगिर्द केंद्रित था, जिसका शीर्षक फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 था, 1995 में बनाया गया था। 26 मूल के 1951 के सीक्वल फादर्स लिटिल डिविडेंड पर आधारित। इसके अलावा 1991 में मेयर्स ने यूजीन लेवी द्वारा निर्देशित एन्सेम्बल कॉमेडी वंस अपॉन ए क्राइम 1992 की पटकथा में योगदान दिया और वूपी गोल्डबर्ग की कॉमेडी सिस्टर एक्ट 1992 पर काम करने के लिए परामर्श दिए गए कई स्क्रिप्ट डॉक्टरों में से एक बन गईं। 29 शायर के साथ उनका अगला प्रोजेक्ट आई लव ट्रबल 1994 था, जो एक युवा रिपोर्टर और एक अनुभवी स्तंभकार के बारे में एक कॉमेडी थ्रिलर थी, जो एक ही कहानी के पीछे जाते हैं, जो 1930 और 1940 के दशक की स्क्रूबॉल कॉमेडी जैसे हिज गर्ल फ्राइडे और वुमन ऑफ द ईयर से प्रेरित थी। 30 जूलिया रॉबर्ट्स और निक नोल्टे द्वारा लिखित और अभिनीत, इस फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। 32 जबकि टोस्ट ऑफ द टाउन की पटकथा मेयर्स शायर के सहयोग से बनी एक और फिल्म, जिसे मेयर्स ने एक डिप्रेशन युग की कॉमेडी के रूप में वर्णित किया है, जो एक छोटे शहर की लड़की के बारे में है जो बड़े शहर में आती है, अपने मूल्यों को खो देती है और फिर उन्हें फिर से पाती है। को कोई खरीदार नहीं मिला, लव क्रेजी नामक एक और परियोजना मुख्य अभिनेता ह्यू ग्रांट द्वारा महीनों की बातचीत के बाद परियोजना से बाहर हो जाने के बाद मूर्त रूप लेने में विफल रही। 34 1996 की कॉमेडी ब्लॉकबस्टर द फर्स्ट वाइव्स क्लब का निर्देशन करने के पैरामाउंट के सीईओ शेरी लेसिंग के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद 7 मेयर्स अंततः 1997 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ एक विकास समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद द पेरेंट ट्रैप 1998 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए सहमत हुई। 35 एरिच कास्टनर के उपन्यास लोटी एंड लिसा पर आधारित समान शीर्षक वाली 1961 की मूल फिल्म का रीमेक, इसमें लिंडसे लोहान ने अपनी मोशन पिक्चर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अलग हो चुकी जुड़वां बहनों की दोहरी भूमिका निभाई, जो अपने लंबे समय से तलाकशुदा माता-पिता को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जिन्हें डेनिस क्वेर और नताशा रिचर्डसन ने निभाया था। 35 जुड़वा बच्चों के रूप में लोहान की कास्टिंग ने मेयर्स को फिल्म को मोशन कंट्रोल में शूट करने के लिए मजबूर। हमने इस प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एक तैयारी का दिन रखा और दिन के अंत तक मुझे थोड़ी बेहतर समझ हो गई थी, लेकिन मैंने फिल्म को ऐसे देखा जैसे यह कोई प्रभाव वाली फिल्म नहीं थी। मैंने बस इसे प्रामाणिक बनाने की कोशिश की। 35 आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई, द पेरेंट ट्रैप ने दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। 36 -2000 1998 में द पेरेंट ट्रैप की सफलता और शायर से अलग होने के बाद डिज्नी के टचस्टोन पिक्चर्स के चेयरमैन जो रोथ ने मेयर से हेड गेम्स नामक एक मूल स्क्रिप्ट को फिर से बनाने के लिए कहा, जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो महिलाओं के बारे में सब कुछ सुनने की शक्ति प्राप्त करता है। एक विचार जो मूल रूप से द किंग ऑफ क्वींस के निर्माता कैथी यूस्पा और जोश गोल्डस्मिथ द्वारा तैयार किया गया था। 34 इसके बाद मेयर्स ने निर्देशन के लिए सहमत होने से पहले स्क्रिप्ट के 2 ड्राफ्ट लिखे, लेकिन जैसे ही रोथ जनवरी 2000 में स्टूडियो छोड़ गए, डिज्नी ने फिल्म को खारिज कर दिया और परियोजना अंततः पैरामाउंट के पास चली गई। 37 अगले वर्ष तक मेल गिब्सन और हेलेन हंट ने प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए थे और परियोजना का नाम बदलकर व्हाट वीमेन वांट कर दिया गया था। 37 अपने तलाक के बाद मेयर्स ने तलाक के बाद की कॉमेडी समथिंग्स गॉट्टा गिव 2003 लिखी और निर्देशित की, जिसमें डायने कीटन और जैक निकोलसन ने 60 और 50 के दशक के सफल व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो पूरी तरह विपरीत होने के बावजूद जीवन के अलग-अलग समय में एक दूसरे के लिए प्यार पाते हैं। निकोलसन और कीटन, जिनकी उम्र क्रमशः 63 और 57 वर्ष है, को एक रोमांटिक कॉमेडी में मुख्य भूमिका के लिए साहसिक कास्टिंग के रूप में देखा गया था और फिल्म के मूल वितरक 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर फिल्म का निर्माण करने से मना कर दिया था, इस डर से कि मुख्य पात्र बैंकेबल होने के लिए बहुत पुराने थे। नतीजतन फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स
और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के बीच सहनिर्माण के रूप में समाप्त हुई। 2005 में उनकी वेवरली फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी ने सोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 42 मेयर की अगली फिल्म द हॉलिडे 2006 थी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें कैमरून डियाज और केट विंसलेट ने अटलांटिक महासागर के विपरीत किनारों से दो प्रेमी महिलाओं की भूमिका निभाई थी, जो क्रिसमस और छुट्टियों के मौसम में दिल टूटने से बचने के लिए घर बदलने की व्यवस्था करती है। जूड लॉ और जैक ब्लैक ने उनके प्रेमी के रूप में सहअभिनय किया। आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई, यह फिल्म वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की। जो यह जटिल था और मुझे वास्तव में नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। मेयर्स ने अपने निर्देशन की शुरुआत में इस तकनीक का उपयोग करने के बारे में याद किया। हमें सब कुछ 2 बार करना पड़ा और बच्चों के घंटों पर। लेकिन मोशन कंट्रोल के काम की जटिलता अजीब तरह से मजेदार हो गई। इसे समझना एक मजेदार चुनौती थी। चूंकि मुझे नहीं पता था कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, इसलिए मैं ऐसी चीजों के लिए पूछती थी जो अगर मुझे बेहतर पता होता तो मैं नहीं करती। 18 अभिनेत्री एरिन मैके को फिल्मांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लोहान के लिए एक डबल के रूप में काम पर रखा गया था। 19-20 कहा जाता है कि पूर्व डिज्नी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ माइकल आइजनर ने प्रीमियर के समय मेयर्स और लोहान से टिप्पणी की थी कि जुड़वा बच्चों की भूमिका 2 अलग-अलग लड़कियों ने निभाई थी। 21-18 किताब 1962 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा मूल रूप से दास डॉपेल्टे लोचेन को द पेरेंट ट्रैप में रूपांतरित करने के 1 साल बाद साइरस ब्रूक्स ने जर्मन बच्चों की किताब का अंग्रेजी में लिसा और लोटी के रूप में अनुवाद किया। 22 एक संस्करण अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रकाशित होता है। 2014 में दास डोपेल्टे लोचेन को एंथिया बेल द्वारा अंग्रेजी में ईमानदारी से पुनः अनुवादित किया गया और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में पुष्किन प्रेस द्वारा द पेरेंट ट्रैप के रूप में पुनः प्रकाशित किया गया। 23 डिज्नी के सफल फिल्म रूपांतरणों के बाद फिर 2020 में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री रूबी रीस ने बोलिंडा पब्लिशिंग के लिए बेल के अनुवाद का एक संपूर्ण वर्णन रिकॉर्ड किया। 24 1961 की फिल्म की यादें। इस फिल्म और मूल 1961 संस्करण के बीच कई संबंध है। मार्वा कुल्प सीनियर और मार्वा कुल्प जूनियर के पात्रों का नाम नैन्सी कुल्प के नाम पर रखा गया है, जो अभिनेत्री 1961 की फिल्म मिस क्रूनेकर में एक कैंप काउंसलर की भूमिका निभा रही थीं। फिल्म के दोनों संस्करणों में नाबिस्को द्वारा उत्पाद प्लेसमेंट दिखाया गया है। 1998 की फिल्म में ओरियो को दिखाया गया है, जबकि 1961 की फिल्म में न्यूटन को दिखाया गया है। पूल साइड दृश्य के दौरान जहां एनी और मेरेडिथ पहली बार मिलते हैं, मेरेडिथ रेवरेंड मोस्बी नामक किसी व्यक्ति से फोन पर बात करती है, जो 1961 की फिल्म में लियो जी कैरोल द्वारा निभाया गया एक पात्र था। जोआना बार्न्स दोनों फिल्मों में दिखाई देती है, 1961 की फिल्म में विकी रॉबिन्सन की भूमिका में और 1998 के संस्करण में विकी ब्लेक की भूमिका में। वह एनी हैली के रूप में को पालतू भी कहती है, जो विकी रॉबिन्सन ने शेरोन सुसान के रूप में को कहा था। स्टैफोर्ड होटल का नाम 1961 की फिल्म के एक लड़के के नाम पर रखा गया है, जो फिल्म की शुरुआत में लड़कों के शिविर के नृत्य निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। हॉली के मेरेडिथ से पहली बार मिलने से ठीक पहले हॉली को लेट्स गेट टुगेदर के कुछ अंश गाते हुए सुना जा सकता है, जो 1961 के संस्करण का एक गीत है जिसे मूल रूप से हेले मिल्स ने गाया था। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स का लोगो फैनफेयर इस गीत को श्रद्धांजलि देता है। दोनों फिल्मों की अवधि समान 2 घंटे और 9 मिनट है। संगीत। शुरुआती दृश्य में इस्तेमाल किया गया गाना, जिसमें निक और एलिजाबेथ की पहली शादी की झलकियां दिखाई देती है, नैट किंग कोल का लव है। अंत में इस्तेमाल किया गया गाना, जिसमें निक और एलिजाबेथ की दूसरी शादी की तस्वीरें दिखाई देती है, उनकी बेटी नैटली कोल का दिस विल बी
एन एवरलास्टिंग लव। ए होटल के दृश्य में जहां लड़कियां और उनके माता पिता संयोगवश एक दूसरे से मिलते हैं, वहां वाद्य संगीत प्रमुखता से दिखाया गया है। इन द मूड, जिसे पहले ग्लेन मिलर बैंड ने प्रसिद्ध किया था। लेट्स गेट टुगेदर गीत को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लोगो पर और एलन सिल्वेस्ट्री के समापन क्रेडिट सूट के अंत में भी उद्धृत किया गया है। जब हेली कैंप वाल्डेन में एनी के पोकर खेल में आती है, तो वहां जॉर्ज थोरोगुर और डिस्ट्रॉयर्स का संगीत बैड टू द बोन बजता है। जब हेली और एनी आइसोलेशन केबिन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब बजने वाली धुन एल्मर बर्नस्टीन की द ग्रेट एस्केप का मुख्य विषय है। जब मेरेडिथ पार्कर के घर के पास पहुंचती है, तो उसकी कार में रेडियो पर जो गाना बजता है, वह डीजे जैजी जैफ और द फ्रेश प्रिंस का गाना पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड होता है। कैंप फायर दृश्य में सुनाई देने वाला पृष्ठभूमि गीत ओएमसी का हाउ बिजारे है। व्यक्तिगत जीवन। रिचर्डसन की पहली शादी फिल्म निर्माता रॉबर्ट फॉक्स से हुई थी, जिनसे उनकी मुलाकात 1985 में एंटोन चेखव की द सीगल के निर्माण के दौरान हुई थी। वे 1990 से 1992 तक विवाहित रहे। 13 रिचर्डसन ने 1993 में ब्रॉडवे पर नाटक अन्ना क्रिस्टी के पुनरुद्धार में प्रदर्शन करते समय अभिनेता लियाम नीसन से मुलाकात की। 14 रिचर्डसन ने 1994 की गर्मियों में मिलब्रुक, न्यूयॉर्क में उनके साझा घर में नीसन से शादी की। 15 वह एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गई थीं। 16 रिचर्डसन के नीसन के साथ 2 बेटे थे, मिशेल और डैनियल। 17 रिचर्डसन ने एड्स के खिलाफ लड़ाई में लाखों डॉलर जुटाने में मदद की। उनके पिता टोनी रिचर्डसन की 1991 में एड्स से संबंधित कारणों से मृत्यु हो गई थी। 18 वह अम्फेयर में भी सक्रिय रूप से शामिल थीं, 2006 में बोर्ड की सदस्य बनी और कई अन्य एड्स चैरिटी में भाग लिया, जिसमें बेली हाउस, गॉड्स लव वी डिलीवर, मदर्स वॉयस, एड्स क्राइसिस ट्रस्ट और नेशनल एड्स ट्रस्ट शामिल है, जिसके लिए रिचर्डसन एक राजदूत थीं। उन्हें नवंबर 2000 में अम्फेयर का साहस पुरस्कार मिला। 19 रिचर्डसन धूम्रपान करने वाली थीं। 20 हालांकि उन्होंने कथित तौर पर धूम्रपान छोड़ दिया था। 21 वह न्यूयॉर्क शहर के रेस्तरां में धूम्रपान पर प्रतिबंध की आलोचक थीं। 22 मृत्यु और अंतिम संस्कार। 16 मार्च 2009 को रिचर्डसन को सिर में चोट लगी जब वह मॉन्ट्रियल से लगभग 130 किलोमीटर 81 मील दूर मोंट ट्रेम्ब्लांट रिजॉर्ट में शुरुआती स्कीइंग का पाठ लेते समय गिर गई। 23 पहले तो उसने कोई भी चिकित्सकीय मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन दुर्घटना के लगभग 2 घंटे बाद उसने तेज सिरदर्द की शिकायत की। 24 रिचर्डसन को न्यूयॉर्क शहर के लेनॉक्स हिल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद एपिड्यूरल हेमेटोमा से उसकी मृत्यु हो गई। 25 उसके परिवार ने उसकी मृत्यु के दिन एक बयान जारी किया। लियाम नीसन, उसके बेटे और पूरा परिवार अपनी प्यारी नताशा की दुखद मौत से स्तब्ध और तबाह है। वे सभी के समर्थन, प्यार और प्रार्थनाओं के लिए बहुत आभारी है और इस कठिन समय में गोपनीयता की मांग करते हैं। 26 नीसन ने रिचर्डसन की मृत्यु के बाद उनके अंगों को दान कर दिया। 27 18 मार्च 2009 को रिचर्डसन के सम्मान में मैनहट्टन के ब्रॉडवे और लंदन के वेस्ट एंड में थिएटर की रोशनी मंद कर दी गई थी। 28 अगले दिन मैनहट्टन में अमेरिकन आयरिश हिस्टोरिकल सोसाइटी में एक निजी दृश्य का आयोजन किया गया था। 29-22 मार्च को मिलब्रुक, न्यूयॉर्क के पास सेंट पीटर एपिस्कोपल चर्च में एक निजी अंतिम संस्कार किया गया था, 30 जो परिवार के अपस्टेट घर के करीब था। रिचर्डसन को चर्च के प्रांगण में उनकी नानी राहेल केम्पसन के पास दफनाया गया था। 31 उनकी चाची लिन रेडग्रेव को 8 मई 2010 को रिचर्डसन और केम्पसन के पास उसी चर्च के प्रांगण में दफनाया गया था। नताशा जेन रिचर्डसन 11 मई 1963, 18 मार्च 2009 एक ब्रिटिश अभिनेत्री थीं। रेडग्रेव परिवार का हिस्सा रिचर्डसन अभिनेत्री वेनेसा रेडग्रेव और निर्देशक
निर्माता टोनी रिचर्डसन की बेटी और माइकल रेडग्रेव और रेचल केम्पसन की पोती थीं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में रिचर्डसन ने केन रसेल की गॉथिक 1986 में मैरी शेली और पॉल श्रेडर द्वारा निर्देशित 1988 की बायोपिक फिल्म में पैटी हर्स्ट का किरदार निभाया और बाद में 1993 में एना क्रिस्टी के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे की शुरुआत के लिए आलोचकों की प्रशंसा और थिएटर वर्ल्ड अवार्ड प्राप्त किया। रिचर्डसन द हैंडमेड्स टेल 1990, नेल 1994, द पेरेंट ट्रैप 1998, मेड इन मैनहट्टन 2002 और द व्हाइट काउंटेस 2005 में भी दिखाई दी। 1998 में ब्रॉडवे पर कैबरे के पुनरुद्धार में सैली बाउल्स की भूमिका निभाने के लिए उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार, संगीत में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार और आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार मिला। रिचर्डसन की 2009 में 45 वर्ष की आयु में क्यूबेक में स्कीइंग दुर्घटना के बाद सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई। एक प्रारंभिक जीवन। नताशा जेन रिचर्डसन का जन्म 11 मई 1963 को लंदन के मैरीलेबोन में हुआ था। वह रेडग्रेव परिवार की सदस्य थीं, जिसे नाट्य और फिल्म अभिनय राजवंश के रूप में जाना जाता है। वह निर्देशक और निर्माता टोनी रिचर्डसन और अभिनेत्री वेनेसा रेडग्रेव की बेटी थीं। 2 अभिनेता सर माइकल रेडग्रेव और राहेल केम्पसन की पोती। 2-3 जोली रिचर्डसन की बहन, कार्लो गैब्रियल नीरो और कैथरीन ग्रिमोंड हेस की सौतेली बहन। 4 अभिनेत्री लिन रेडग्रेव और अभिनेता कोरिन रेडग्रेव की भतीजी। 2 और जेमा रेडग्रेव की चचेरी बहन थीं। रिचर्डसन के माता पिता का 1967 में तलाक हो गया। 5 अगले वर्ष उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्देशित द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में एक बिना श्रेय वाली भूमिका में 4 साल की उम्र में अपनी फिल्मी शुरुआत की। 2 रिचर्डसन ने लंदन के 2 निजी स्कूलों, साउथ केंसिंगटन में लिसी फ्रैंकाइज चार्ल्स डी गॉल और हैमरस्मिथ में सेंट पॉल गर्ल्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 6 उसके बाद उन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया। 7-8 आजीविका। थिएटर। रिचर्डसन ने लीड्स प्लेहाउस में क्षेत्रीय थिएटर में अपना करियर शुरू किया और 1984 में लंदन के रीजेंट पार्क में ओपन एयर थिएटर में, जब रिचर्डसन राल्फ फिएनेस और रिचर्ड ई ग्रांट के साथ ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाई दीं। लंदन के वेस्ट एंड में उनका पहला पेशेवर काम 1985 में एंटोन चेखव के द सीगल के पुनरुद्धार में था। इस प्रोडक्शन में उनकी मां वेनेसा रेडग्रेव भी थीं। 9 इसके तुरंत बाद रिचर्डसन ने कोल पोर्टर फिल्म से रूपांतरित हाई सोसाइटी के लंदन स्टेज प्रोडक्शन में अभिनय किया। उन्होंने 1993 में अन्ना क्रिस्टी की शीर्षक भूमिका में ब्रॉडवे की शुरुआत की, जहां रिचर्डसन 1998 में रिचर्डसन ने सैम मेंडेस के कैबरे ऑन ब्रॉडवे के पुनरुद्धार में सैली बाउल्स की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 52वें टोनी पुरस्कार में एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता। अगले वर्ष रिचर्डसन क्लोजर में ब्रॉडवे में लौट आईं, जिसके लिए उन्हें एक नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और 2005 में रिचर्डसन राउंड अबाउट के साथ फिर से दिखाई दीं, इस बार टेनेसी विलियम्स की ए स्ट्रीटकार नेम डिजायर के पुनरुद्धार में ब्लैंच डुबोइस के रूप में, 2 जॉन सी रेली के साथ स्टेनली कोवाल्स्की के रूप में। जनवरी 2009 में अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले रिचर्डसन ने स्टीफन सोंडहाइम के ए लिटिल नाइट म्यूजिक के एक संगीत कार्यक्रम के निर्माण में देसीरी आर्मफेल्ड की भूमिका निभाई। 6 पतली परत। रिचर्डसन 2008 में। 1984 में रिचर्डसन ने जेम्स स्कॉट द्वारा निर्देशित एवरी पिक्चर टेल्स ए स्टोरी में एक कला शिक्षक के रूप में अपनी पहली क्रेडिट स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की, जो चित्रकार विलियम स्कॉट के शुरुआती जीवन पर आधारित थी। 10 बाद में रिचर्डसन ने 1986 की फिल्म गॉथिक में मैरी शेली के रूप में अभिनय किया, जो लेखक की फ्रैंकस्टीन के निर्माण का एक काल्पनिक विवरण है। अगले वर्ष रिचर्डसन ने पैट ओकॉनर द्वारा निर्देशित ए मंथ इन द कंट्री में केनेथ ब्रानग और कॉलिन फर्थ के साथ अभिनय किया। निर्देशक पॉल श्रेडर ने उत्तराधिकारी और उसके अपहरण के बारे में
1988 की डॉक्यूड्रामा फिल्म पैटी हर्स्ट में पैटी हर्स्ट की शीर्षक भूमिका के लिए रिचर्डसन को साइन किया। द हैंडमेड्स टेल 1991 में रिचर्डसन बॉब होस्किंस के साथ द फेवर, द वॉच एंड द वेरी बिग फिश में नजर आए। बाद में उन्होंने फिल्म के दौरान उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन चुंबन देने का श्रेय उन्हें दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे ऐसे चूमा जैसे मुझे पहले कभी नहीं चूमा गया था। मैं दंग रह गया। 11 रिचर्डसन को विडोज पीक के लिए 1994 के कार्लोवी वेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया और उसी साल वह जोडी फोस्टर और भावी पति लियाम नीसन के साथ नेल में नजर आईं। वह 1998 में डिज्नी फिल्म रीमेक द पेरेंट ट्रैप में डेनिस क्वेड के साथ एलिजाबेथ जेम्स की भूमिका में नजर आईं, जो लिंडसे लोहान के किरदारों हैली पार्कर और एनी जेम्स की तलाकशुदा मां है। अतिरिक्त फिल्म क्रेडिट में ब्लो ड्राई 2001, चेल्सी वाल्स 2001, वेकिंग अप इन रेनो 2002, मेड इन मैनहट्टन 2002, एसाइलम 2005 शामिल है, जिसने रिचर्डसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा इवनिंग स्टैंडर्ड पुरस्कार दिलाया। द व्हाइट काउंटेस 2005, जनवरी 2009 के अंतिम सप्ताह के दौरान रिचर्डसन ने 2010 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द वाइल्डेस्ट ड्रीम में पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी की पत्नी रूथ मैलोरी के रूप में अपनी ऑफ स्क्रीन भूमिका दर्ज की, जो 1924 के अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय गायब हो गई थी, जिसके लिए लियाम नीसन ने वर्णन प्रदान किया था। 12 टेलीविजन रिचर्डसन ने 1984 की लघु श्रृंखला एलिस आइलैंड में एक छोटी सी भूमिका से अमेरिकी टेलीविजन पर शुरुआत की। उसी वर्ष रिचर्डसन ने बीबीसी श्रृंखला ऑक्सब्रिज ब्लूज के एक एपिसोड में ब्रिटिश टेलीविजन पर शुरुआत की। अगले वर्ष रिचर्डसन जेरेमी ब्रेट और डेविड बर्क के साथ द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स में द कॉपर बीचेस नामक एपिसोड में वायलेट हंटर के रूप में दिखाई दीं। रिचर्डसन ने 1987 में हेनरिक इब्सेन के नाटक घोस्ट्स के बीबीसी रूपांतरण में जूडी डेंच, माइकल गैम्बोन और केनेथ ब्रानक के साथ अभिनय किया। 1993 में टेनेसी विलियम्स के सरनली लास्ट समर के बीबीसी रूपांतरण में मैगी स्मिथ और रॉब लो के साथ 1993 की टेलीविजन फिल्म जेल्डा। 2017 में क्वेड ने ए डॉग्स पर्पस में एथन मोंटगोमरी के रूप में अभिनय किया, जिसे मनुष्यों और उनके कुत्तों के बीच विशेष संबंध का उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया। 13 अगले वर्ष क्वेड ने आई कैन ओनली इमेजिन में अभिनय किया, जहां उन्होंने गायक और गीतकार बार्ट मिलार्ड के पिता आर्थर मिलार्ड की भूमिका निभाई, और किन में, जहां उन्होंने फिल्म के दो नायकों के पिता हैल की भूमिका निभाई। 2019 में क्वेड ने युद्ध ड्रामा मिडवे में वाइस एडमिरल विलियम बुल हेल्सी का किरदार निभाया। 2022 में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेटेड फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मार्च 2018 में निर्देशक सीन मैकनामारा द्वारा पुष्टि की गई थी कि क्वेड रीगन नामक एक बायोपिक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का किरदार निभाएंगे। 14 यह दूसरी बार है जब क्वेड ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का किरदार निभाया है। 15 फिल्म को 2019 की गर्मियों में रिलीज किया जाना था, हालांकि मई 2020 में यह अभी भी प्री प्रोडक्शन में थी। 14 और इसका फिल्मांकन शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया और स्थगित कर दिया गया। 16 यह फिल्म 30 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 17 उसी वर्ष क्वेड ने डेमी मूर और मार्गरेट क्वाली के साथ बॉडी हॉरर फिल्म द सबस्टांस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हार्वे नामक एक घटिया टेलीविजन स्टूडियो कार्यकारी की भूमिका निभाई। 18 व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और बच्चे। क्वेड की 4 बार शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री पीजे सोल से उनकी मुलाकात फिल्म आवर विनिंग सीजन के सेट पर हुई थी। 19 उनकी शादी 1978 में हुई और 1983 में उनका तलाक हो गया। 20 14 फरवरी 1991 को क्वेड ने अभिनेत्री मेग रयान से शादी की।
क्वेर और रयान को अपनी दूसरी फिल्म डीओए की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया। 21 उनका एक बेटा है, जैक क्वेर, जन्म 1992। 22 क्वेर और रयान ने 28 जून 2000 को अपने अलगाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे तब तक 6 सप्ताह अलग हो चुके थे। 21 जुलाई 2001 में उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 23 क्वेर ने फरवरी से अक्टूबर 2001 तक मॉडल शन्ना मोकलर को डेट किया। 24-25 क्वेर ने 4 जुलाई 2004 को टेक्सास की रियल एस्टेट एजेंट किम्बरली बफिंगटन से पैराडाइज वैली, मोंटाना में अपने खेत में शादी की। 26 उनके जुड़वां बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 नवंबर 2007 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में एक सरोगेट के माध्यम से हुआ था। 27-28 18 नवंबर 2007 को सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर के अस्पताल स्टाफ ने गलती से क्वेर के 10 दिन के जुड़वा बच्चों को हेपरिन, एक रक्त पतला करने वाली दवा, की खुराक दे दी, जो कि शिशुओं के लिए सामान्य खुराक से 1000 गुना अधिक थी। 29-30 बच्चे ठीक हो गए, लेकिन क्वेर ने दवा निर्माता बैक्सटर हेल्थ केयर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि हेपरिन की 2 खुराकों की पैकेजिंग में पर्याप्त अंतर नहीं है। 31 मई 2008 में क्वेर ने यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के समक्ष गवाही दी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से राज्य के कानून के तहत लापरवाही के लिए दवा निर्माताओं पर मुकदमा चलाने के अधिकार को न छीनने के लिए कहा। 32 इस घटना ने क्वेर को रोगी सुरक्षा अधिवक्ता बना दिया। उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाली रोके जा सकने वाली चिकित्सा त्रुटियों पर वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। 33-34 साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव को प्रेरित करने में रोगी की कहानियों के सकारात्मक प्रभाव को संबोधित करते हुए एक चिकित्सा पत्रिका लेख का सहलेखन किया। 35 पहली डॉक्यूमेंट्री चेजिंग जीरो, विनिंग द वॉर ऑन हेल्थ केयर हार्म 2010 में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुई। 33-34 और दूसरी डॉक्यूमेंट्री सर्फिंग द हेल्थ केयर सुनामी, ब्रिंग योर बेस्ट बोर्ड 2012 में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुई। 36-37-38 बफिंगटन ने मार्च 2012 में क्वेर से तलाक के लिए अर्जी दी। 39 बफिंगटन के वकील ने फिर 26 अप्रैल 2012 को तलाक के कागजात वापस ले लिए। 40 उस गर्मियों में क्वेर और बफिंगटन कैलिफोर्निया चले गए। 41 अक्टूबर 2012 में उन्होंने और बफिंगटन ने फिर से अलग होने का फैसला किया और बफिंगटन ने कानूनी अलगाव के लिए अर्जी दी, जिसमें जुड़वा बच्चों की संयुक्त कानूनी और एकमात्र शारीरिक हिरासत की मांग की गई। 42 कैलिफोर्निया में आवश्यक 6 महीने के निवास की स्थापना के लिए इंतजार करने के बाद क्वेर ने 30 नवंबर 2012 को तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें बच्चों की संयुक्त कानूनी और शारीरिक हिरासत मांगी गई और बफिंगटन को जीवनसाथी का समर्थन देने की पेशकश की गई। 41 फिर उन्होंने सुलह कर ली और सितंबर 2013 तक तलाक को खारिज कर दिया गया। 43 28 जून 2016 को जोड़े ने एक संयुक्त बयान में घोषणा की कि वे तलाक ले रहे हैं, जिसका कारण अपूरणीय मतभेद बताया गया। बफिंगटन ने पूर्ण शारीरिक हिरासत और संयुक्त कानूनी हिरासत की मांग की। 44 45 27 अप्रैल 2018 को तलाक को लिंडसे डी लोहान बटा LON बटा LOHN जन्म 2 जुलाई 1986। 4 एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, निर्माता और व्यवसायी है। न्यूयॉर्क शहर में जन्मी और लॉन्ग आइलैंड में पलीब्री लोहान को 3 साल की उम्र में फोर्ड मॉडल्स में साइन किया गया था। वह 10 साल की उम्र में सोप ओपेरा अदर वर्ल्ड में एक नियमित रूप से दिखाई दी और उनकी सफलता 1998 की वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म द पेरेंट ट्रैप से मिली। फिल्म की सफलता के कारण उन्हें बाद की डिज्नी परियोजनाओं में अभिनय करने का मौका मिला। टेलीविजन फिल्में लाइफ साइज 2000 और गेट ए क्लू 2002 और बड़े पर्दे की फिल्में फ्रीकी फ्राइडे 2003 और कन्फेशंस ऑफ ए टीनेज ड्रामा क्वीन 2004। लोहान के शुरुआती काम ने
उन्हें बचपन में स्टारडम दिलाया। 5. लोहान ने कैसाब्लांका रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया और 2 स्टूडियो एल्बम जारी किए, प्लेटिनम प्रमाणित स्पीक 2004 और गोल्ड प्रमाणित ए लिटिल मोर पर्सनल रॉ 2005। उन्होंने हास्य फिल्मों हर्बी, फुली लोडेड 2005 और जस्ट माई लक 2006 में भी अभिनय किया। अपनी विविधता दिखाने के लिए लोहान ने ए प्रेरी होम कंपेनियन और बॉबी दोनों 2006 और चैप्टर 27 2007 जैसी स्वतंत्र फिल्मों में भूमिकाएं चुननी शुरू कीं। 2006 की ड्रामेडी जॉर्जिया रूल के फिल्मांकन के दौरान उनके कथित व्यवहार ने व्यक्तिगत संघर्षों की एक श्रृंखला की शुरुआत की, जिसने अगले दशक के अधिकांश समय तक उनके जीवन और करियर को प्रभावित किया। अपनी लगातार कानूनी समस्याओं, अदालत में पेश होने और पुनर्वास सुविधाओं में रहने के कारण वह टैब्लॉइड प्रेस की एक स्थायी खबर बन गईं। अभिनय में वापसी के प्रयास में वह लिज एंड डिक 2012 और द कैनियंस 2013 में दिखाई दीं। 2013 में ओपरा विनफ्रे के मार्गदर्शन में लोहान ने डॉक्यू-सीरीज लिंडसे 2014 फिल्माई, जिसमें उन्हें काम पर लौटते हुए दिखाया गया। बाद में उन्होंने लंदन वेस्ट एंड प्रोडक्शन स्पीडद प्लो 2014 में अपना स्टेज डेब्यू किया। कॉमेडी सीरीज सिक नोट 2018 के दूसरे सीजन में अभिनय किया और मास्कर सिंगर ऑस्ट्रेलिया 2019 के पहले सीजन में पैनलिस्ट के रूप में काम किया। 2016 और 2018 के बीच उन्होंने ग्रीस में 3 बीच क्लब खोले, जो एमटीवी रियलिटी टेलीविजन सीरीज लिंडसे लोहान बीच क्लब 2019 का केंद्र थे। अपनी वापसी के मद्देनजर नेटफ्लिक्स के साथ एक मल्टी पिक्चर डील साइन करने के बाद लोहान ने रोमांटिक कॉमेडी फॉलिंग फॉर क्रिसमस 2022। प्रारंभिक जीवन। लिंडसे डी लोहान का जन्म 2 जुलाई 1986 को न्यूयॉर्क शहर के 5 नगरों में से एक ब्रोंक्स में हुआ था। 4, 6 और वे न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के मेरिक और कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में पली बड़ी। 7, वह दीना, नी सुलिवन, 8 और माइकल लोहान की सबसे बड़ी संतान है। 9, उनके पिता, जो पूर्व वॉल स्ट्रीट व्यापारी थे, कई मौकों पर कानून की मुसीबत में पड़ चुके हैं। 10, 11, उनकी मां पूर्व गायिका और नर्तकी है। 12, लोहान के 3 छोटे भाई बहन हैं, जिनमें से सभी मॉडल या अभिनेता रहे हैं। माइकल जूनियर, जो 1998 में द पेरेंट ट्रैप में लोहान के साथ दिखाई दिए थे। एलियाना, जिन्हें अली के रूप में जाना जाता है, उनके नाना सुप्रसिद्ध आयरिश कैथोलिक दिग्गज थे और उनके परदादा जॉन एल सुलिवन लॉन्ग आइलैंड पर प्रोलाइफ पार्टी के सहसंस्थापक थे। 13, उन्होंने 11वीं कक्षा में घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। 14, लोहान के माता-पिता ने 1985 में शादी की। जब लिंडसे 3 साल की थीं, तब वे अलग हो गए और बाद में फिर से एक हो गए। 10, 15, वे 2005 में फिर से अलग हो गए और 2007 में उनका तलाक फाइनल हो गया। 16, 17, आजीविका 1989 से 2002, प्रारंभिक कैरियर और सफलता। लोहान ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में फोर्ड मॉडल्स के साथ एक बाल मॉडल के रूप में की थी। 18, 19, उन्होंने केल्विन क्लेन किड्स और एबरक्रॉम्बी के लिए मॉडलिंग की और पिज़्ज़ा हट और वेंडी जैसे ब्रांडों के लिए 60 से अधिक टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। साथ ही बिल कॉस्बी के साथ जेलो स्पॉट में भी काम किया। 18, 19, 10 साल की उम्र तक, जब लोहान ने टेलीविजन सोप ओपेरा अदर वर्ल्ड में एलेक्जेंड्रा एली फाउलर की भूमिका निभाई, सोप ओपेरा पत्रिका ने कहा कि उन्हें पहले से ही शो बिजनेस की दिग्गज माना जाता था। 18, 19, 20, डिज्नी की 1998 की पारिवारिक कॉमेडी द पेरेंट ट्रैप, जो 1961 की फिल्म की रीमेक थी, में अभिनय करने के लिए जाने से पहले लोहान 1 साल तक एंदर वर्ल्ड में अपनी भूमिका में रहीं। उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई, जो बचपन में अलग हो गए थे, जो अपने लंबे समय से तलाकशुदा माता-पिता को फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं, जिनकी भूमिका डेनिस क्वेयर और नताशा रिचर्डसन ने निभाई थी। 21, 18,
फिल्म ने दुनिया भर में $92 मिलियन कमाए और काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 22-23 लोहान को उनके पहले प्रदर्शन के लिए सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। आलोचक केनेथ तुरान ने लोहान को इस फिल्म की आत्मा उतनी ही कहा जितनी हेले मिल्स मूल की थीं, और आगे कहा कि वे दो अलग-अलग व्यक्तित्वों को रचने में अपने पूर्ववर्ती से अधिक निपुण है। 24, 18, 19, 25, 14 वर्ष की आयु में लोहान ने अल्पकालिक श्रृंखला बेटे के पायलट एपिसोड में बेटे मिडलर की बेटी की भूमिका निभाई, लेकिन जब उत्पादन न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स में स्थानांतरित हो गया तो उन्होंने अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। 21, 26 लोहान ने 2 टीवी के लिए बनी फिल्मों में अभिनय किया, 2000 में टायरा बैंक्स के साथ लाइफ साइज और 2002 में गेट ए क्लू। 18, 19 एमिलियो एस्टेफन और उनकी पत्नी ग्लोरिया एस्टेफन ने सितंबर 2002 में लोहान के साथ 5 एल्बम उत्पादन सौदे पर हस्ताक्षर किए। 27, 2003 से 2005 प्रमुखता की ओर वृद्धि। 2003 में लोहान ने डिज्नी की पारिवारिक कॉमेडी फ्रीकी फ्राइडे के रीमेक में जेमी ली कर्टिस के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक मां और बेटी की भूमिका निभाई जो शरीर बदल लेती है और उन्हें एक दूसरे की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। लोहान की पहल पर उनके चरित्र को फिर से लिखा गया और गॉथ शैली से बदलकर अधिक मुख्यधारा में लाया गया। 28 उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई। आलोचक रोजर एबर्ट ने लिखा कि लोहान में अपनी किशोरावस्था के व्यक्तित्व के नीचे जोडी फोस्टर जैसी गंभीरता और इरादे का ध्यान है। 29 फ्रीकी फ्राइडे ने लोहान को 2004 के MTV मूवी अवार्ड्स में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस का पुरस्कार दिलाया और 2015 तक यह उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही, जिसने दुनिया भर में $160 मिलियन की कमाई की और साथ ही रॉटन टोमाटोज पर 87% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 30 उन्होंने फिल्म अल्टीमेट के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया, जिसे फिल्म के प्रचार में मदद करने के लिए रेडियो डिज्नी पर रिलीज किया गया। यह गाना रेडियो डिज्नी के टॉप 30 में 18वें नंबर पर पहुंच गया। आती है। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा कि लोहान ने द्वेषपूर्ण राजकुमारी की आत्मप्रशंसा का एक सच्चा स्वर बजाया है। 74-75 सार्वजनिक किए गए एक पत्र में स्टूडियो के कार्यकारी जेम्स जी रॉबिन्सन ने लोहान को गैरजिम्मेदार और गैरपेशेवर कहा। उन्होंने सेट पर देर से आने और अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया और कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पूरी रात चलने वाली भारी पार्टी आपके तथाकथित थकावट का असली कारण है। 76 2007 में लोहान को फिल्म पुअर थिंग्स में कास्ट किया गया था। 77 78 79 80 जिसे उन्होंने अंततः खो दिया। 81 जनवरी 2007 में लोहान की अपेंडिक्स की सर्जरी होने के कारण फिल्म आई नो हू किल्ड मी का निर्माण रोक दिया गया था। 82 83 84 जब लोहान पुनर्वसन में थीं, तब उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी और रात में सुविधा में लौट आईं। 85 86 इसके तुरंत बाद लोहान ने ऑस्कर वाइल्ड की ए वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस के फिल्म रूपांतरण से हाथ खींच लिया। उनके प्रचारक ने कहा कि लोहान को बेहतर होने पर ध्यान देने की जरूरत है। 87-88 अप्रैल 2007 में फिल्मांकन शुरू होने से कुछ समय पहले लोहान को द एज ऑफ लव में बदल दिया गया। निर्देशक ने बीमा कारणों का हवाला दिया और लोहान ने बाद में बताया कि वह उस समय वास्तव में बुरे समय से गुजर रही थीं। 89 90 91 लोहान ने द टुनाइट शो विद जे लेनो में अपनी निर्धारित उपस्थिति से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्हें आई नो हू किल्ड मी का प्रचार करना था। यह एक मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर है जिसमें वह दोहरे व्यक्तित्व वाली एक स्ट्रिपर की भूमिका में है। 92 जुलाई 2007 में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिसे एंटरटेनमेंट वीकली ने $3.5 मिलियन की बेहद कम कमाई कहा। 93 इसने लोहान को सबसे खराब अभिनेत्री के लिए 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार दिलाए, जिसमें लोहान पहले और दूसरे स्थान पर रहीं,
जो कि खुद के साथ बराबरी पर रहीं। 94 हॉलीवुड के अधिकारियों और उद्योग के अंदरूनी लोगों ने टिप्पणी की कि लोहान के लिए तब तक रोजगार पाना मुश्किल होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देती कि वह शांत और विश्वसनीय है। उन्होंने बीमा हासिल करने में संभावित समस्याओं का हवाला दिया। 95 96 97 मई 2008 में लोहान का एकल बॉसी डिजिटल आउटलेट पर जारी किया गया और यूएस बिलबोर्ड हॉट डांस क्लब प्ले चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया। उस महीने उन्होंने एबीसी की टेलीविजन श्रृंखला अगली बेटी में आई नो हू किल्ड मी के बाद पहली बार स्क्रीन पर उपस्थिति दर्ज कराई। 98 उन्होंने 4 एपिसोड में किम्मी कीगन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो कि नायक बेट्टी सुआरेज की पुरानी स्कूल की साथी थी। 99 कॉमेडी लेबर पेन में लोहान एक ऐसी महिला का किरदार निभाती है जो गर्भवती होने का नाटक करती है। शूटिंग के दौरान लोहान के मैनेजर ने पपराजी के साथ मिलकर मीडिया को पार्टी करने के बजाय उनका काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। 100 इसे मूल रूप से एक नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया था ऑनलाइन। 102 द न्यूयॉर्क टाइम्स की एलेसेंड्रा स्टेनली ने लिखा कि यह एक विलक्षण बाल कलाकार की विजयी वापसी नहीं है। लेबर पेन कभी भी सुश्री लोहान द्वारा भूमिका में लाए गए भारी बोझ से मुक्त नहीं होती है। 103 लोहान यूएस टीवी स्टाइल प्रतियोगिता प्रोजेक्ट रनवे के 6ठे सीजन के प्रीमियर एपिसोड में अतिथि जज थीं, जो अगस्त 2009 में प्रसारित हुआ था। 104 2011 में लोहान ने भारत में मानव तस्करी के बारे में ब्रिटिश टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री लिंडसे लोहान्स इंडियन जर्नी का वर्णन और प्रस्तुतिकरण किया। इसे दिसंबर 2009 में भारत में एक सप्ताह के दौरान फिल्माया गया था और अप्रैल 2010 में BBC 3 पर प्रसारित किया गया था। 105 106 लोहान को काम पर रखने के लिए BBC की आलोचना की गई थी, और जबकि समीक्षकों ने डॉक्यूमेंट्री को सम्मोहक कहा, उन्होंने लोहान की उपस्थिति को अजीब और विचलित करने वाला भी पाया। 107 108 109 लोहान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत में मेरी उपस्थिति इस फिल्म को बनाने में उठाए गए वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता लाएगी। 110 अप्रैल 2010 में लोहान को फिल्म द अदर साइड से निकाल दिया गया था, जहां उन्हें अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। निर्देशक ने कहा कि वह बैंकेबल नहीं थीं। 44 111 112 जून 2010 में लोहान ब्रावो पर फोटोग्राफर डॉक्यू सीरीज डबल एक्सपोजर में एक फैशन शूट का विषय थीं। 113 रॉबर्ट रॉड्रिग्ज की एक्शन एक्सप्लॉयटेशन फिल्म माचेटे सितंबर 2010 में रिलीज हुई। फिल्म में लोहान का किरदार ड्रग्स लेता है, अपने अधिकांश रूप में नग्न है और बाद में एक मशीन गन लेकर नन की पोशाक पहनता है। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। वाशिंगटन पोस्ट ने उनके किरदार को खुद का एक ट्रैम्पियर संस्करण या कम से कम उनकी टैब्लॉयड छवि के रूप में वर्णित किया। 114 Premiere.com ने कहा कि वह भयानक थी, जबकि वैरायटी ने इसे कुछ समय में उसका सबसे अच्छा काम कहा। 115 116 अपने पुनर्वास और कानूनी व्यस्तताओं के कारण लोहान ने फिल्म के प्रचार में भाग नहीं लिया। 117 118 119 लोहान ने 2010 में इनएप्रोप्रिएट कॉमेडी के लिए एक स्केच फिल्माया जिसमें वह मर्लिन मुनरो की तरह कपड़े पहने हुए है। फिल्म को वितरक खोजने में समस्याएं हुई और 2013 तक रिलीज नहीं हुई, जब इसे बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक स्वागत से खराब प्रतिक्रिया मिली। 120 121 122 लोहान अक्टूबर 2010 में वैनिटी फेयर के कवर पर दिखाई दीं। उन्होंने पत्रिका से कहा, मैं अपना करियर वापस चाहती हूं और मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छी अभिनेत्री। दोस्तों ये जो मूवी है ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी 20 जुलाई 2000 के तकरीबन इंडिया के अंदर, और कई जगह से 1998 में भी रिलीज़ कर दिया गया था। बाकी मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।